Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about transport of proteins which are synthesized by cytosolic ribosomes in eukaryotes. Now हमें पता है कि जो यूकारियोट्स हैं इनमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो 80s राइबोसोम्स हैं दीज आर कॉल्ड द यूकारियोटिक राइबोसोम्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइटोसोल में मींस सेल का जो साइटोसोल है लिक्विड पोर्शन है इसमें जो फ्री राइबोसोम्स हैं जो कि 80s राइबोसोम्स हैं ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इनकी ट्रांसपोर्ट जो है ये 3 तरीकों से होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड द गेटेड ट्रांसपोर्ट। गेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक चैनल के थ्रू जो प्रोटीन्स हैं ये क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन, एक जो सेल ऑर्गेनेली है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द ट्रांसपोर्ट थ्रू न्यूक्लियर पोर। अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है एंड जो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये एक गेटेड चैनल है जो कि प्रोटीन्स की क्रॉसिंग में हेल्प करता है। मेनली वो प्रोटीन जो कि साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं और ये न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, या फिर कुछ प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं लेकिन ये साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो है इनकी ट्रांसपोर्ट होती है विद इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ गेटर ट्रांसपोर्ट। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गेटर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। उसके बाद आ गया ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। सपोज ये एक सेल ऑर्गेनेली है, लेट्स सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। नाउ कई बार क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं ये डायरेक्टली जो किसी भी ऑर्गेनेली है इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, इनकी यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एक इस तरीके से चैनल क्रिएट करते हैं और इस चैनल के थ्रू जो प्रोटीन्स हैं ये इस जो ऑर्गेनेली है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर इससे बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये जब प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सो इट इज द ट्रांसपोर्ट मीडिएटेड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। और जैसे फॉर एग्जांपल जो साइटोसोल है, जो कुछ प्रोटीन जो कि साइटोसोल में सिंथेसाइज होते हैं ये यहाँ पे पास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पेरोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और जितनी भी ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनकी जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो इनकी ट्रांसपोर्ट या फिर इंपोर्ट में हेल्प करते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है ये डिपेंड करती है कि प्रोटीन के ऊपर सिग्नल कौन सा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज कॉल्ड द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं किसी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की हेल्प से, इसे हम बोलते हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट। इसमें एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी एपरेटस ट्रांसपोर्ट। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं ये सबसे पहले बर्ड ऑफ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, दिस वेसिकल। और ये वेसिकल बाद में बर्ड ऑफ हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंड ये फ्यूज करती है गोल्जी एपरेटस के साथ और जो प्रोटीन है ये गोल्जी एपरेटस में मूव कर जाता है। तो इस तरीके से जब एक वेसिकल जो है ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है फ्रॉम वन ऑर्गेनेली टू अनदर ऑर्गेनेली, तो इसे हम बोलते हैं वेसिकल ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कोई सॉल्युबल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर कोई मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड द कार्गो। नाउ यहाँ पे जो गोल्जी एपरेटस में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हुआ है ये सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लाइसोसोम्स में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं ये कैसे पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन जो है ये किस जगह ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसके लिए जो है एक सिग्नल्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फेट ऑफ साइटोसोलिकली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, कि जो साइटोसोलिकली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है ये किस जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, इनके क्या फेट्स होंगे। इट इज डिसाइडेड बाय और इट इज डिपेंड अपॉन द सॉर्टिंग सिग्नल्स प्रेजेंट ऑन प्रोटीन। तो जब भी कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो इसमें सॉर्टिंग सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। सॉर्टिंग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो जिसके पास की सिग्नल होता है कि जो प्रोटीन है ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ प्रोटीन्स जो हैं जिनके पास की सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं, तो जिनके पास सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं ये आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं किसी ऑर्गेनेली में जिस हिसाब का यहाँ पे सॉर्टिंग सिग्नल होगा। लेकिन जो कुछ प्रोटीन्स हैं इनमें कोई भी सॉर्टिंग सिग्नल नहीं होता। जो प्रोटीन जिनमें कोई भी सॉर्टिंग सिग्नल प्रेजेंट नहीं है ये साइटोसोल में ही रहेंगे, दीज आर दी परमानेंट साइटोसोलिक प्रोटीन।
और जिस प्रोटीन में साइटोसोल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीएस राइबोसोम्स, इन पे अगर कोई सॉर्टिंग सिग्नल होगा तो उसके हिसाब से ये इनकी सॉर्टिंग होगी या फिर ट्रांसपोर्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हम सॉर्टिंग सिग्नल की बात करें तो दो तरह के सॉर्टिंग सिग्नल्स होते हैं। एक तो है सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड जो है ये टर्मिनली प्रेजेंट होता है। एक प्रोटीन है, इसके टर्मिनल एंड पे या फिर कोई सिग्नल प्रेजेंट होगा या फिर ये इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड। दूसरा है सिग्नल पैच। सिग्नल पैच का मतलब है कि एक जो प्रोटीन है इसमें मल्टीपल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सिग्नल्स हैं ये प्रोटीन के डिफरेंट जो रीजन में प्रेजेंट होते हैं बट दे आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर। एंड जो यहाँ पे सिग्नल पैच है ये नॉन क्लीवेबल पैच है। इस प्रोटीन में अब यहाँ पे सिग्नल पैच है, तो जब ये ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट के बाद भी यहाँ पे जो सिग्नल है ये क्लीव नहीं होंगे क्योंकि इंटरनल सिग्नल्स है। अगर हम यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड की बात करें, जो सिग्नल पेप्टाइड है ये टर्मिनली भी प्रेजेंट हो सकता है और इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे टर्मिनल सिग्नल्स की बात करें तो ये सी टर्मिनल पे भी हो सकता है, और अगर ये सी टर्मिनल विच इज कॉल्ड द कार्बोक्सी टर्मिनल, इस पे सिग्नल प्रेजेंट होगा प्रोटीन के, तो इट इज अ नॉन क्लीवेबल सिग्नल। मींस ये ट्रांसपोर्ट के बाद भी इसकी क्लीवेज नहीं होगी, ये रिटेन ही रहेगा प्रोटीन में। उसके बाद अगर ये एन टर्मिनल में प्रेजेंट होगा सिग्नल, तो ये क्लीव हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनेली या किस जगह ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद जो इंटरनल सिग्नल्स हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड द नॉन क्लीवेबल सिग्नल, क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है इस तरीके से, तो इनकी क्लीवेज नहीं होगी। ये जब प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो ये ऐसे ही सिग्नल मेंटेन रहेंगे, इनकी कोई भी क्लीवेज नहीं होगी। जो सिग्नल प्रोटीन में प्रेजेंट है ये डिसाइड करता है कि जो प्रोटीन है ये किस ऑर्गेनेली में ट्रांसपोर्ट होगा। नाउ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द गेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो गेटेड ट्रांसपोर्ट है इट इज अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मींस इसमें एग्जांपल है एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन इनटू द साइटोसोल एंड इंपोर्ट ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन इनटू द न्यूक्लियस। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मींस जो प्रोटीन्स हैं ये न्यूक्लियस से साइटोसोल में मूव होते हैं और साइटोसोल से न्यूक्लियस में मूव होते हैं, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इसको बोला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट, जो इंपोर्ट है इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस। उसके बाद सेकंड इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज जो न्यूक्लियर प्रोटीन है ये जब साइटोसोल में मूव करते हैं, मींस न्यूक्लियस से बाहर मूव करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट। यहाँ पे जो इंपोर्ट है इट इज रेगुलेटेड बाय इंटरनल सिग्नल्स प्रेजेंट ऑन प्रोटीन्स विच इज इंपोर्टेड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन इंपोर्ट हो रहा है इसमें कुछ इंटरनल सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सिग्नल को हम बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। मींस इसमें न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल प्रेजेंट है, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन जो प्रोटीन यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं सबसे पहले इसमें भी सिग्नल होता है एंड दैट इज अ इंटरनल सिग्नल, और दोनों में यहाँ पे नॉन क्लीवेबल सिग्नल है, क्योंकि इंटरनल सिग्नल है तो ये आफ्टर ट्रांसपोर्ट भी क्लीव नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट सिग्नल है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, दैट इज एनईएस सिग्नल। मींस ऐसा सिग्नल जो कि प्रोटीन को न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट करवाता है, तो यहाँ पे इसलिए इसको न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल बोला जाता है। नाउ यहाँ पे जो न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है इसमें लाइसिन रिच डोमेन होता है और इट इज लाइसिन रिच सिग्नल, और जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है इट इज अ ल्यूसिन रिच सिग्नल। तो इसलिए यहाँ पे जो अमीनो एसिड है इनका सीक्वेंस भी वेरी करता है दोनों सिग्नल्स में। नाउ सबसे पहले जो इंपोर्ट सिग्नल है इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था इन दी टी एंटीजन ऑफ SV40 वायरस, और उसके बाद यहाँ पे ये एक पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट है। मींस मोस्ट कॉमनली जब भी जो प्रोटीन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनेली में, तो या तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनली ट्रांसपोर्ट होते हैं, मींस एक बार प्रोटीन पूरा सिंथेसाइज हो जाता है उसके इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है उसके बाद ये किसी ऑर्गेनेली में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोटीन्स न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर प्रोक्सिसोम्स में ट्रांसपोर्ट होता है। मींस एक बार सिंथेसाइज और मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है इन सभी ऑर्गेनेलीज में। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे जो है को ट्रांसलेशनली प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है। मींस जो प्रोटीन है ये अभी इसकी सिंथेसिस हो रही होती है साथ ही ये ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो एनएलएस है दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंपोर्टिन प्रोटीन। तो जो इंपोर्टिन है इट इज कॉल्ड द इंपोर्ट रिसेप्टर। जो इंपोर्ट रिसेप्टर है ये बाइंड करता है जो प्रोटीन इंपोर्ट हो रहा है इसके साथ, और ये आगे प्रोटीन की इंपोर्ट में हेल्प करता है, सो दैट्स व्हाई इसे इंपोर्टिन बोलते हैं। और यहाँ पे जो NES विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल,
इसको recognize करते हैं यहाँ पे एक्सपोर्टिन। एक्सपोर्टिन आर दी रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड दी एक्सपोर्ट रिसेप्टर। तो ये यहाँ पे बाइंड करते हैं उस प्रोटीन के साथ जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है और उसकी एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोपोरिन, और इसमें एफजी डोमेन प्रेजेंट होता है। एफजी डोमेन विच इज कॉल्ड द फिनाइल एलेनिन एंड ग्लाइसिन। तो इसमें फिनाइल एलेनिन एंड ग्लाइसिन रिच रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जो न्यूक्लियोपोरिन है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टिन एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये रिकॉग्नाइज करता है दिस एफजी डोमेन को, जो कि यहाँ पे न्यूक्लियोपोरिन में प्रेजेंट है, और उसके बाद ये इंपोर्ट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियर इंपोर्ट प्रोटीन की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल है विच इज कॉल्ड द NF80, दैट इज न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई एंटीजन जो है ये किसी टी सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो इससे क्या होता है कि जो टी सेल है इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, और टी सेल के अंदर मींस यहाँ पे एक टी सेल रिसेप्टर है, जब इसके साथ कोई एंटीजन बाइंड करेगा तो टी सेल की एक्टिवेशन हो जाएगी। जब टी सेल की एक्टिवेशन होगी तो इसका जो साइटोसोल है इसमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जब कैल्शियम की साइटोसोलिक कैल्शियम जो है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इससे जो कैल्सिन्यूरिन प्रोटीन है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ जब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है ऑफ NF80 विच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। मींस एक्टिवेटेड टी सेल के अंदर जो यहाँ पे न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल प्रेजेंट है ये एक्टिवेट हो जाता है, इसकी डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो जब इसकी यहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है तो इसमें एक न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल एक्सपोर्ट होता है। मींस यहाँ पे एक न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल जो है ये एक्सपोज होता है। तो ये ऐसा सिग्नल है जिसके साथ कि अब ये जो फैक्टर है ये न्यूक्लियस में इंपोर्ट होता है। तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो फैक्टर है ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है इस तरीके से NF80। तो यहाँ पे जो NF80 है ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है और बहुत सारे जो जीन्स हैं इनको एक्टिवेट करता है जो कि आगे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो एक NF80 है इट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट प्रोटीन जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस में एक्सपोर्ट होता है जब एक बार एंटीजन जो है ये टी सेल के साथ बाइंड करता है और इनकी एक्टिवेशन होती है। अगर यहाँ पे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डिटेल में देखें तो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ साइटोसोल एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके दो रीजन्स होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि साइटोसोल की तरफ है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर वाली साइड है इसे हम बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ यहाँ पे एक और प्रोटीन जो है ये पार्टिसिपेट करता है रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम दिस न्यूक्लियर पोर। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इट इज कॉल्ड द रैन प्रोटीन। ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन है और इसमें यहाँ पे रैन जीटीपी एंड रैन जीडीपी। जो यहाँ पे रैन जीटीपी है ये न्यूक्लियस के साइड प्रेजेंट होता है और जो रैन जीडीपी है ये साइटोसोल के साइड प्रेजेंट होता है। और ये जो एसिमेट्री है कि यहाँ पे जो रैन प्रोटीन है ये जीटीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में है और साइटोसोल में ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में है। ये एसिमेट्री होती है ड्यू टू दिस रेगुलेटरी सीक्वेंस व्हिच आर प्रेजेंट हियर। तो यहाँ पे जो साइटोसोलिक साइट है इसमें जीएपी प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो जो इसकी जीटीपेज एक्टिविटी है इसके साथ ये जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करता है। सो दैट्स वाई जो साइटोसोलिक साइट है इसमें हमेशा रैन जो है ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है ड्यू टू दिस जीएपी प्रोटीन। और दूसरी साइड अगर हम न्यूक्लियस की साइड देखें तो न्यूक्लियस की साइड यहाँ पे जीईएफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ये जो एक्सचेंज फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमेशा जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करता है। तो न्यूक्लियस साइड में इसीलिए जो न्यूक्लियस की साइड में रैन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमेशा जीटीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में होता है ड्यू टू दिस एक्सचेंज फैक्टर। तो इस तरीके से ये एसिमेट्री होती है बिटवीन रैन जीटीपी एंड रैन जीटीपी। नाउ यहाँ पे जो रैन जीटीपी एंड रैन जीटीपी हैं ये रेगुलेट करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इनटू एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस। नाउ यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है और इनके पास एनएलएस सिग्नल है। एनएलएस सिग्नल इज न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल। तो इसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है मींस ये न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट होगा। तो इसके साथ इसलिए यहाँ पे इंपोर्टिंग प्रोटीन विच इज कॉल्ड द इंपोर्ट रिसेप्टर ये यहाँ पे बाइंड करेंगे और ये जो कॉम्प्लेक्स है
ये न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से मूव हो जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस के अंदर मूव हो जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोटीन है इससे सेपरेट हो जाएंगे इम्पोर्टिन, विच इज कॉल्ड द इम्पोर्ट रिसेप्टर। तो यहाँ तक अब जहाँ यहाँ पे जो इम्पोर्ट रिसेप्टर है इसका काम है इम्पोर्ट करवाना किसी प्रोटीन को। जब एक बार इम्पोर्ट यहाँ पे हो गई तो ये सेपरेट हो जाएगा प्रोटीन से। अब यहाँ पे ये जो इम्पोर्ट है इसको रेगुलेट करते हैं यहाँ पे रैन जीडीपी, मींस वो प्रोटीन जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर इम्पोर्ट हो रहे हैं जिनमें कि न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल है, दीज आर स्टेबलाइज बाय रैन जीडीपी। तो जब साइटोसोलिक साइड में रैन जीडीपी होगा तो प्रोटीन अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। उसके बाद अगर हम सेकेंडली बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। सबसे पहले तो क्योंकि एक न्यूक्लियस की साइड है यहाँ पे, तो इसमें NES प्रेजेंट है। NES मींस न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल इसमें प्रेजेंट है। तो अब इसमें एक्सपोर्ट सिग्नल है तो इसके साथ एक्सपोर्टिन प्रोटीन बाइंड करेगा। एक्सपोर्टिन प्रोटीन मींस एक्सपोर्ट रिसेप्टर। तो जो एक्सपोर्ट रिसेप्टर एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल में मूव कर जाएंगे, और जब एक बार ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस से बाहर तो जो एक्सपोर्टिन प्रोटीन है ये सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द प्रोटीन। और ये जो यहाँ पे प्रोटीन जो कि न्यूक्लियस से साइटोसोल में एक्सपोर्ट हो रहा है इसको यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं रैन जीटीपी। मींस अगर यहाँ पे अंदर न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन जो है ये एक्सपोर्ट होगा बाहर, तो इसकी हेल्प से। इसलिए यहाँ पे जो रैन जीटीपी एंड जो रैन जीटीपी है ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल एंड साइटोसोल टू nucleus. So this is all about the transport of protein which are synthesized by cytosolic ribosomes, जिसमें आज हमने डिस्कस किया gated transport of protein from nucleus to cytosol and cytosol to nucleus. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.